हेलो वेलकम दोस्तों, आइए कैमरा देख रहे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ पार्ट 3 में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको जरूर समझना चाहिए यदि आप एलआईसी एजेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं। दोस्तों सभी पॉइंट को जरूर समझिए क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से पता नहीं होंगे और अगर एग्जाम में आ गए तो फिर आपके क्या क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जरूर ध्यान से देखिए इन सारे पॉइंट्स को। दोस्तों सबसे पहले बात आती है न्यासी क्या होता है। दोस्तों इसको आप कहते हैं ट्रस्टी। देखिए इसमें देखिए क्या है, जिसको विशेष कानून द्वारा नामिती बनाया जाता है एवं मृत्यु दावा इसी के नाम पर होता है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि आप जो ऑप्शन देते हैं जिसके द्वारा आप नॉमिनी बनाते हैं तो उसी को ट्रस्टी कहा जाता है। अब दोस्तों बात आता है MWP एक्ट क्या होता है। दोस्तों इसको कहते हैं मैरिड वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, सिर्फ पत्नी बच्चों को विशेष कानून द्वारा नॉमिनी बनाया जाता है। तो दोस्तों कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें केवल पत्नी और बच्चों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है और किसी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका होता है पृष्ठांकन। दोस्तों हिंदी के टर्म के साथ में आप इंग्लिश के टर्म जरूर देखिए क्योंकि कुछ टर्म्स आपके क्या है हिंदी थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप इंग्लिश वाला भी जरूर देखिए। दोस्तों नेक्स्ट है आपका पृष्ठांकन। दोस्तों इसको आप कहते हैं इंडोर्समेंट। देखिए क्या मतलब होता है इसका, यह प्रक्रिया है जो किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए भरा जाता है। दोस्तों जैसे अगर आपको मान लीजिए नेम चेंज कराना है या फिर एड्रेस को चेंज कराना है या किसी का मोबाइल नंबर चेंज कराना है या पॉलिसी का मोड चेंज कराना है, जैसे हाफ ईयरली करना है या आपको ईयरली करना है, किसी का मान लीजिए मंथली पॉलिसी चल रही थी उसको आप हाफ ईयरली करना चाहते हैं तो उसका मोड चेंज करना है या फिर कुछ और भी चेंजेस करने हैं, तो वो सब आपका इंडोर्समेंट मतलब पृष्ठांकन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका समनुदेशन असाइनमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, स्वयं की पॉलिसी दूसरे को बेच देना या फिर गिरवी रख देना या फिर दान कर देना, ये सब आपका समनुदेशन में आता है। दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जिसको आप संविदा कहते हैं। दोस्तों देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोस्तों यह एक संपत्ति है, इसलिए पॉलिसी धारक और कंपनी के बीच की कानूनी स्वीकृति है जिसे संविदा कहते हैं। तो दोस्तों जब भी आप पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो होता क्या है कि एक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और धारक के बीच में, तो इसी को आप संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका उपखंड जिसको आप कहते हैं क्लॉज। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, यह एक प्रकार की धारा है जो ज्यादा जोखिम वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। दोस्तों कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिनमें काफी ज्यादा जोखिम होते हैं, तो दोस्तों उन पर ये धारा लगा दी जाती है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें, जोखिम वाले व्यवसाय हो गए, कार्य क्षेत्र हो गए जोखिम वाले, या कोई जटिल बीमारी हो गई, तो ऐसी चीजों पर उपखंड लगा दिया जाता है। दोस्तों अब आगे थोड़ा और आप समझिए। दोस्तों जैसे यहां पर आपका एक बार यह लगने पर यह धारा पॉलिसी की पूरी अवधि तक चलती है। दोस्तों यदि उपखंड को एक बार किसी पॉलिसी पर लगा दिया गया तो वो उस पर पॉलिसी की अवधि तक लगा रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। दोस्तों नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीमांकन करता अंडर राइटर। दोस्तों किसे कहते हैं अंडर राइटर, तो दोस्तों किसको कहते हैं समझिएगा ध्यान से। यह कंपनी का अधिकारी है जो प्रत्येक व्यक्ति में कितना जोखिम है उसकी जांच करता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने बीमा किया, तो बीमा करने के बाद इसकी जांच की जाती है कि जिसको हम बीमा दिया जा रहा है क्या उसके लिए वो जो जोखिम की सीमा है क्या वो उसके अंडर आती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का बीमा दिया तो देखा जाएगा कि 5 लाख का बीमा के लिए वो पर्सन एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों उसकी जो जांच करता है वो जो ऑफिसर होता है जिसकी जांच करता है उसको बीमांकन करता कहा जाता है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे जोखिम और आपदा, रिस्क एंड पेरिट। दोस्तों देखिए जोखिम क्या होता है पहले ये समझिए, जानबूझकर जीवन में संकट पैदा करना, यह आपका जोखिम होता है। और दोस्तों आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से
जो चीजें होती हैं जैसे बाढ़ आना, तूफान आना, ये सब आपका आपदा होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जोखिम क्या है, आपदा क्या है। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और चीजें, जैसे IRDAI का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट होता है अनुग्रह पॉलिसी ग्रेस पीरियड। तो दोस्तों ग्रेस पीरियड देखिए क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पॉलिसी कराई, तो पॉलिसी कराने के बाद क्या कुछ समय दिया जाता है कि इस समय के अंदर आप अपनी पॉलिसी क्या है भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिसी भरने की जो डेट है वो है आपकी मान लीजिए 21 सितंबर। अब देखिए होगा क्या, 21 सितंबर के बाद आपको कुछ समय और दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आप पॉलिसी भर सकते हैं, जिस पर कोई भी आपको फाइन वगैरह नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जो पॉलिसी मान लीजिए आपने वार्षिक ली हुई है या अर्धवार्षिक लिया है या फिर तिमाही लिया है, तो उस पर जो समय होता है वो होता है 1 महीने का, जिसको आप 1 मंथ बोलते हो। और दोस्तों जो पॉलिसी आपने मासिक ली हुई है उसके लिए जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 15 डेज का, मतलब 15 दिनों के अंदर आप पॉलिसी को भर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। अब दोस्तों नेक्स्ट होता है व्यपगत, जिसको आप कहते हैं लैप्स। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, लैप्स का मतलब होता है जब मान लीजिए आपकी प्रीमियम आपको भरना था लेकिन आपने प्रीमियम नहीं दिया, तो पॉलिसी आपकी क्या है लैप्स हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट होता है पुनर्जीवन, जिसको आप रिवाइवल कहते हैं। तो दोस्तों जो पॉलिसी आपकी बंद हो चुकी है उसको अगर आप फिर से चालू कराते हैं तो उसको पुनर्जीवन या फिर रिवाइवल कहते हैं। और दोस्तों ये जो पॉलिसी आपकी बंद हुई है वो 5 साल के अंदर आप क्या इसको चालू करा सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने कोई पॉलिसी बंद कर दी है उसको आप चालू कराना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर चालू कराया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नॉमिनी, जिसको आप नामिती कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ये बीमित का उत्तराधिकारी होता है। जैसे आपने LIC लिया, LIC का पॉलिसी लिया, उस पॉलिसी लेने के बाद जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे, जो आपके पैसे की आखिर में जो पैसा आपका लेगा उसको नॉमिनी कहा जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी का बीमा किया गया, दुर्भाग्यवश उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जो दावा राशि होती है जो जिसको दिया जाता है उसी को नॉमिनी कहा जाता है। दोस्तों यदि मृत्यु नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से चलता है, तो दोस्तों जो उसका मैच्योरिटी वैल्यू होती है तो जिसका बीमा होता है वो उसको दिया जाता है। तो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आगे ले लेते हैं कुछ और पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं जिनको आपको बस समझना है। आप अगर समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होने के पूरे चांसेस बनेंगे। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रपोजर, जिसको आप बोलते हैं प्रस्तावक। आवेदक जो पॉलिसी खरीदने का प्रस्ताव करता है, दोस्तों जो पॉलिसी लेता है उसको प्रस्तावक कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है प्रस्तावक पत्र, जिसको आप कहते हैं प्रपोजल फॉर्म। तो दोस्तों वह आवेदन पत्र जिसे भरकर पॉलिसी खरीदा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जब कोई पॉलिसी दी जाती है तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, तो दोस्तों उसी फॉर्म को हम प्रपोजल फॉर्म या फिर प्रस्तावक पत्र कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका पॉलिसी धारक। दोस्तों जिसके नाम की पॉलिसी होती है, जिसके नाम बॉन्ड मिलता है, उसको पॉलिसी धारक कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज आप जरूर समझिएगा, यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्लियर करिएगा कि पॉलिसी धारक और प्रस्तावक में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि जिसके नाम की पॉलिसी है वो पॉलिसी होल्डर है। ध्यान से देखिएगा, जिसके नाम पॉलिसी है वो पॉलिसी होल्डर है। और दोस्तों प्रस्तावक क्या है, जो पॉलिसी खरीदने का प्रस्ताव करता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, अब उसकी जो पॉलिसी ली गई है तो पॉलिसी होल्डर हो गया वो बच्चा, और उसकी पॉलिसी किसने कराई, उसके पापा या फिर मम्मी ने, तो वो आपके हो गए प्रस्तावक। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये दोनों टर्म्स एक जैसे लगते हैं लेकिन ये दोनों टर्म एक जैसे नहीं है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका बीमा करता, जिसको आप इशूअर इंश्योरर कहते हैं। दोस्तों बीमा करता है या फिर इंश्योरर। तो दोस्तों इसमें क्या है समझ लीजिए, जो कंपनी आपको पॉलिसी देती है या फिर क्लेम देती है उसको बीमा करता कहा जाता है, जैसे LIC। दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका अभिकर्ता, जिसको आप एजेंट कहते हैं। तो दोस्तों कंपनी
और ग्राहक के बीच का जो सलाहकार होता है उसको एजेंट कहा जाता है। दोस्तों इन दोनों में भी डिफरेंस देखिएगा, बीमाकर्ता और अभिकर्ता में, इनमें अंतर है। तो दोस्तों जो पॉलिसी, जो कंपनी आपको पॉलिसी देती है या फिर क्लेम देती है उसको बीमाकर्ता कहते हैं, और जो आपको सलाह देता है व्यक्ति तो उसको आप कहते हैं अभिकर्ता। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको पॉलिसी सोहन को देना है, तो सोहन को आप पॉलिसी देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये किस कंपनी से ले रहा है? LIC से। तो आप यहां पर क्या हो, अगर आप जाते हो सोहन के पास तो आप कहलाओगे एजेंट, और दोस्तों पॉलिसी किसके किसके थ्रू हो रही है? आपके थ्रू, तो आप अभिकर्ता या फिर एजेंट कहलाओगे। लेकिन दोस्तों जो बीमा करता होगा यहाँ पे वो LIC कहलाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंस है, इनको जरूर समझिए क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके क्वेश्चन को गलत करा सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्रीमियम, जिसको आप किस्त कहते हैं। तो दोस्तों जो आप पैसा देते हैं उसको आप किस्त कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका बीमा धन, जिसको दोस्तों आप सम एश्योर्ड कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है ये भी देखिए, जितने धन की पॉलिसी लेते हैं या फिर मृत्यु के बाद नॉमिनी को दी जाती है तो दोस्तों उसको बीमा धन कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी। तो दोस्तों पॉलिसी पूरी होने पर जो राशि दी जाती है उसको मैच्योरिटी वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है राइडर, किसी भी पॉलिसी के साथ इसको लिया जा सकता है। दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, दुर्घटना के साथ अतिरिक्त लाभ, तो ये दोस्तों राइडर के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अंडर राइटिंग। तो दोस्तों समझ लीजिए अंडर राइटिंग क्या होता है, जिसको बीमांकन कहते हैं। पॉलिसी की छटाई करना, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जांच करना कि किसको पॉलिसी देना और किसको नहीं। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जांच होती है कि पॉलिसी किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो दोस्तों इसकी जो जांच करता है उसको बीमांकन कहा जाता है। तो दोस्तों जांच करना ये क्या है? आपकी बीमांकन है। तो दोस्तों सभी लोगों की पॉलिसी नहीं हो सकती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके तहत सभी लोगों को पॉलिसी नहीं मिलती है, कुछ लोगों को पॉलिसी नहीं दी जाती है दोस्तों। और ये भी देखा जाता है कि कितना जोखिम है और जिसको हम पॉलिसी दिया जा रहा है उसके अंतर्गत उसको कितना जोखिम दिया जा सकता है पॉलिसी के अंतर्गत। दोस्तों सारी जांचें होने के बाद तब एक पॉलिसी की जाती है। तो दोस्तों ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। दोस्तों एक हमारी प्लेलिस्ट है LIC एजेंट एग्जाम, दोस्तों उसमें हमने पार्ट वाइज काफ़ी चीज़ें डाली हैं, उनको आप वीडियोस को जरूर देखिए। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमने इसके लिए कुछ ट्रिक्स के वीडियोस भी डाले हैं जो आपको LIC एजेंट एग्जाम प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दोस्तों कोई आपकी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ लीजिए, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की यहीं समाप्ति करेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।